हमने अभी तक पढ़ा कि 19 के अंदर 19(1) में जो बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसमें क्या क्या आता है। अब उसमें क्या क्या नहीं आता, किस पे सरकार इसको, क्योंकि ये असीमित नहीं है बोलने का अधिकार, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी बोल दो। उस पे सरकार ने, मतलब संविधान ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। संविधान में ही वो प्रतिबंध लगे हैं। सब प्रतिबंध कहाँ लगे हैं, संविधान को आप पढ़ोगे, संविधान में प्रतिबंध लगे हैं आपके। ये संविधान है आपका, संविधान में प्रतिबंध कहाँ है, देखो 19, ये हो गया आपका, देखो 19(2) में, 19(2) में बोलने के अधिकार के लिए खंड का जो है बोलने वाला अधिकार है, उसमें 19(2) में वो प्रतिबंध लगा दिया। 19(2) में जो प्रतिबंध है वो बोलने के अधिकार के खिलाफ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, खंड 1 के यानी 19(1) के उपखंड क में, यानी 19(1) के क में क्या था, बोलने का अधिकार था। ठीक है, इसकी कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करने पर अगर भारत की प्रभुत्ता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निबंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, ठीक है, वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, और या वैसे निबंधन अधिरोपित करने वाले कोई विधि बनाने से राज्य को निर्वारित नहीं करेगी। मतलब राज्य को भी नहीं रोकेगी, नहीं कि आप अगर इसके इस इन क्षेत्रों में, अगर मान लीजिए बोलने का अधिकार इन क्षेत्रों को अगर प्रभावित करता है, भारत की प्रभुत्ता और अखंडता को प्रभावित करता है, राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करता है, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को, लोक व्यवस्था को मतलब आप पब्लिकली कुछ भी नहीं बोलने चल जाओ, शिष्टाचार को, सदाचार को, या फिर न्यायालय अवमानना को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, न्यायालय अवमानना वाला करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मानहानि या अपराध उद्दीपन, इन सब के लिए अगर इन सबको प्रभावित करता है, ठीक है, तो क्या होगा, सरकार उसको प्रतिबंधित, मतलब संविधान उसको प्रतिबंधित करता है और सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। ठीक है, सरकार कानून बना के एक्शन ले सकती है उसके खिलाफ। तो क्या लिखा गया है, अब ये आर्टिकल 2 के अंदर क्या लिखा, इसमें क्या लिख दिया है, भारत की एकता, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, वही सब लिख के, किसी अपराध में अगर संलिप्त है, वो सब को लेके आपको बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी, लेकिन याद रखना, ये जो इसमें जो दिया गया है, जो जो वर्ड दिए गए हैं, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि दो जितने भी स्वतंत्रता के अधिकार है ना, उसमें सब में प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन सबके प्रतिबंध थोड़े से अलग अलग है। ठीक है, सबके प्रतिबंध थोड़े से अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि आप अगर 19(3) पढ़ोगे, 19 आर्टिकल 3 पढ़ोगे, तो इसमें क्या है, 19(1) ख में जो अधिकार दिया गया है, 19(1) ख में जो अधिकार दिया गया है, उसमें क्या क्या प्रतिबंध है वो देखो। तो उसमें क्या प्रतिबंध है, भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, लोक व्यवस्था, बस यही दो प्रतिबंधित है, इन्हीं के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, भारत की प्रभुत्ता और अखंडता और लोक व्यवस्था। इसमें विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवस्था, शिष्टाचार, न्यायालय अवमानना, हानि मानहानि, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ दो ही आधार पर प्रतिबंधित किया गया है। अरे, किधर चला गया? ठीक है, तो है क्या 19(2) में, 19 क्या दिया गया है? अब ये क्या है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19(1) ख उपखंड में क्या दिया गया है, किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है, मतलब कहीं भी जाके सम्मेलन कर सकता है। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेना का अधिकार और प्रदर्शन करने का। आप चुपचाप बैनर लगा के प्रदर्शन कर रहे हो, चलेगा। ठीक है, इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। ऐसा नहीं किसी की प्रॉपर्टी पे जाके आप करोगे। जैसे आप मान लीजिए कि किसी कंपनी के खिलाफ, निजी कोई प्राइवेट कंपनी है और उसके खिलाफ आपको प्रदर्शन करना है, तो कंपनी के प्राइवेट प्रॉपर्टी से बाहर निकल के करो प्रदर्शन। ठीक है, कंपनी की सार्वजनिक भूमि पे करना है आपको प्रदर्शन, ठीक है, और बिना हथियार के। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इसको लेकर हड़ताल करना शुरू कर दो। ठीक है, इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार भी नहीं है, सिर्फ प्रदर्शन का अधिकार है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करना है, मीटिंग करनी है। ठीक है, शांतिपूर्वक मीटिंग करनी है, और बस इतना ही है, शांतिपूर्वक मीटिंग करनी है, वो भी बिना हथियार के।
ठीक है ना। लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है कि भारत की एकता अखंडता, दो आधार दिए गए हैं इसमें। भारत की एकता अखंडता और क्या है, लोक व्यवस्था, सार्वजनिक आदेश यानी लोक व्यवस्था को लोक व्यवस्था मतलब आप कहीं पे जा रहे हो रोड को ब्लॉक करके बैठ गए तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो सब अलाउड नहीं, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो उसके बाद क्या है, आपराधिक व्यवस्था की धारा 144। ठीक है, आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 यानी धारा 144 1973 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। आपने मान लीजिए परमिशन लिया, कहीं पे प्रदर्शन कर रहे हो आप, तो एक न्यायाधीश जो है वो भी उसको खत्म कर सकता है। ठीक है, इसे रोकने का आधार क्या होगा, मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी है। मतलब इन आधारों पर भी एक न्यायाधीश उसको मना कर सकता है। ये आर्टिकल इसके अंदर लिख दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल सॉरी बोल रहा है, ये जो धारा 144 है, सेक्शन 144 है आपराधिक व्यवस्था की, उसके अंदर लिख दिया गया है कि अगर लगता है कि आपके प्रदर्शन करने से स्वास्थ्य, मान लीजिए सबको कोरोना हो रखा है और आप चाहते हो ना हम प्रदर्शन करें, तो क्या होगा, स्वास्थ्य का खतरा पैदा हो जाएगा ना उस जगह पे, एक तरह से और लोगों के लिए खतरा हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप सड़क के बीच में बैठे हुए हो और बहुत अच्छी सड़क, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली सड़क सड़क थी वो, वहां पे आप बीच में बैठ के 200-300 लोग बैठ के पूरा सड़क ही ब्लॉक करके बैठे हुए हो। जैसे सीए में क्या हुआ था, सीए का जो प्रोटेस्ट चला था, शाहीन बाग वाला जो मामला था, उसमें क्या था, दिल्ली और नोएडा को जो सड़क जोड़ती है मेन रोड, यहाँ नोएडा है और इधर दिल्ली है, और ये मेन रोड है शाहीन बाग वाला, दिल्ली और नोएडा को जोड़ती, तो बहुत व्यस्त रहता है ये रोड, हद से ज्यादा। और इस रोड को कम से कम कई 1-1.5 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया था लोगों ने। प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन ये तरीका नहीं, ये तरीके से बाकी जो लोग हैं जो आपके साथ रह भी सकते वो भी नहीं रहेंगे उस टाइम, और ये गलत भी है। ठीक है, क्योंकि नहीं लिखा गया प्रदर्शन करने में, कहीं संविधान में ही प्रतिबंधित कर दिया गया कि लोक व्यवस्था को खराब नहीं होना चाहिए वो चीज। आपको प्रदर्शन करना है, क्या पता हमें उससे कोई दिक्कत ना हो। आपको जिस चीज में आलोचना लग रही है, क्या पता हमारे लिए वो आलोचना नहीं है, हमारे लिए ठीक है, तो हम क्यों आपके प्रदर्शन के चक्कर में पीछे। ठीक है, तो लोक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए और देश की संप्रभुता और एकता खराब नहीं होनी चाहिए। और 144 में क्या लिख दिया गया कि अगर जज को लगता है कि ये मानव के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर देगा, स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर देगा, मान लीजिए वो रोड थी जिसपे से जिससे कि हॉस्पिटल कनेक्टेड था, मेन हॉस्पिटल कनेक्टेड था, और वहां से एम्बुलेंस जाती है, और वहां आपने रोक दिया रोड को और प्रदर्शन कर रहे हो, है तो वो भी सार्वजनिक भूमि, तो उससे क्या होगा, किसी की जान को खतरा भी हो सकता है। ठीक है, जो हॉस्पिटल जाना चाहता है लेकिन अर्जेंट इमरजेंसी में, उसको खतरा भी हो सकता है, तो इसलिए वो बंद है, उस धारा 144 के अंदर सब बंद कर दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, भारत दंड संहिता आईपीसी 100, ये सीआरपीसी 144 है। ये क्या है, भारत दंड संहिता क्या है, 141 के तहत, आईपीसी 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों के संगठन गैर कानूनी हो सकता है। 5 या उससे ज्यादा के लोग अगर शांतिपूर्वक एक जगह मिल रहे हैं तो वो गैर कानूनी हो सकता है। कब, यदि किसी कानूनी प्रक्रिया का अवरोध हो, अगर किसी कानूनी प्रक्रिया का अवरोध हो तो गैर कानूनी होगा। दूसरा, कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक अगर कब्जा कर रहे हो तो भी गैर कानूनी होगा। किसी आपराधिक कार्य की चर्चा की जा रही है 5 लोग से ज्यादा मिलके, तो भी गैर कानूनी। देखो, ये चीजें कानून के अंदर लिखी गई है लेकिन लोगों को पता नहीं रहती है। ठीक है, आप अगर कोई अगर किसी एक आपराधिक मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, तो ये प्रतिबंधित है 141 के तहत। ठीक है ना। तो धारा 141 लगाना, धारा 144 लगाना, ये जब लगती है धाराएं तो ये सब चीजें बंद हो जाती हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के दबाव डालना, ठीक है, या फिर सरकार या उसके कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना, धमकाने के लिए भी। तो 5 या उससे ज्यादा लोग अगर मिल के ये सब काम कर रहे हैं, धारा 141 के तहत अगर लगी हुई है, तो वो सब अपराध माना जाएगा, वो उसके अंदर नहीं आता। आर्टिकल 19 एक खंड एक उपखंड ख के अंदर वो अधिकार नहीं आते। ठीक है, तो प्रतिबंध है ये सारे। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 19 एक क ख ग। ठीक है, तो आप यहाँ संविधान में देखो तो ये तीसरा हो गया आपका। उसके बाद क्या है, ग वाला, सभी नागरिकों को सभा, संघ और सहकारी समितियां, सहकारी समितियां कब आया था, 2011 में आया था। ठीक है, 97th अमेंडमेंट में गठित करने का अधिकार है। सभी नागरिकों को सभा, संघ और सरकारी समितियां गठित करने का, आप भी एक सभा गठित कर सकते हो, अपना एक ग्रुप बना सकते हो, पढ़ाई को लेके, नौकरी को लेके, या प्रदर्शन किसी चीज को लेके कोई ग्रुप बना सकते हो, कोई सभा बना सकते हो, या सहकारी समिति बना सकते हो। ठीक है,
इसमें कौन कौन सी संघ शामिल, कौन कौन सी सभाएं शामिल है, संघ शामिल है? राजनीतिक दल बनाना, आप नई राजनीतिक दल बना सकते हो, महिला उत्थान पार्टी टाइप, ठीक है, बनाने का अधिकार, कंपनी बनाने का अधिकार, साझा फर्म बनाने का अधिकार, समिति, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार, मतलब किसी तरह का ग्रुप बना सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है, तो आप ग्रुपिंग करने का अधिकार है इसमें। यह न केवल संगम और संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है, वरन न तो सिर्फ यही देता है बल्कि उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह संगम और संघ बनाने या उसमें शामिल होने का नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि संघ बनाने का अधिकार है सिर्फ, संघ में आने से रोकने का भी अधिकार है। ठीक है, अगर आपने संघ बनाया और आपने कोई ग्रुपिंग बनाया, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ नहीं मुझे भी इस ग्रुपिंग में जाना है और आप चाहते हो नहीं आए, तो ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं आपको ग्रुपिंग में जबरदस्ती चला जाऊं। ठीक है, ये आपका अधिकार है कि आप मेरे को रोक लो। ठीक है, तो नकारात्मक क्यों है? क्योंकि सिर्फ ये अधिकार सिर्फ संघ बनाने के लिए नहीं देता, ये अधिकार ये भी देता है कि आप संघ में किसी को शामिल ना होने दो, जिसको आप नहीं चाहते उसको शामिल ना होने दो। मान लीजिए आपने कोई संघ बनाया, जैसे पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ऐसा नहीं है कि सब उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। ठीक है, सब ज्वाइन करना चाहें, हो सकता है सब ज्वाइन करना चाहे, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की मर्जी हो जाएगी, अधिकार है उसको, किसी को जो दे किस मौका, किसी को ना दे। ठीक है, तो संघ बनाने का अधिकार भी है, ये पॉजिटिव हो गया, और संघ में किसी को शामिल ना करने का अधिकार भी, ये नकारात्मक हो गया। ठीक है, इसी अधिकार पर भी राज्य द्वारा युक्त युक्त प्रतिबंध, यहाँ पे भी ये प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस आधार पे? आधार यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार, कौन सा आधार है, देखो ये 19(1) ग के ऊपर प्रतिबंध चौथे में लगा हो गया, 19(4) में लगा है। ठीक है ना, तो 19(2) पे कौन सा प्रतिबंध लगा, किस पे प्रतिबंध लगा? बोलने के अधिकार पे। 19(3) किस पे प्रतिबंध लगाता है? शांतिपूर्वक सम्मेलन के आधार पे, अधिकार पे। 19(4) किस पे प्रतिबंध लगाता है? किस पे प्रतिबंध लगाता है 19(4)? अभी हमने पढ़ा, संघ बनाने के, ग्रुप बनाने के, ठीक है ना, उस पर प्रतिबंध लगाता है। क्या प्रतिबंध लगाता है, किस आधार पर प्रतिबंध लगता है? भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, लोक व्यवस्था या सदाचार। ठीक है, इसमें तीन है। लोक व्यवस्था या सदाचार आ जाता है इसमें। ठीक है, भारत की एकता, संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश और नैतिकता। ठीक है, अब इसमें जो अलग अलग तरीके से लिख दिया गया सार्वजनिक, लेकिन आपको याद रखना संविधान वाला ही। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता, लोक व्यवहार और सदाचार, तीन आधारों पर प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों का आधार क्या है, मतलब क्यों ये प्रतिबंध लगाया गया? इसीलिए कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कानून सम्मत उद्देश्यों के लिए संगम या संघ बनाने का अधिकार है, तथापि किसी संगम को स्वीकारो स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब आपने कोई संघ बनाया है, लेकिन आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते ना आप। ठीक है, आप संघ बनाना चाहते हो, ग्रुप बनाने का अधिकार है, लेकिन आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। तो इस ये सब जो प्रतिबंध लगाने का आधार क्या है, कि ऐसा ना कुछ ग्रुप बन जाए जो किसी कानूनी व्यवस्था, कानून के अगेंस्ट जा रहा हो। ठीक है, तो ये इस तरह से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। उसके बाद क्या है, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि श्रम संगठनों या जो लेबर यूनियंस होती है, उसको मोल भाव करने, हड़ताल करने, तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, हड़ताल का अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। अब यहाँ लिख दिया ना, आपको कंफ्यूजन था। ठीक है, कि हड़ताल का अधिकार अगर नहीं है तो हड़ताल क्यों होता है? क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये अगर वो संस्था दे रही है अधिकार, या किसी तरह से उसको कानूनी तरह से उसको नियंत्रित किया जा रहा है, तो ये अधिकार मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार है लेकिन मौलिक नहीं है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार नहीं है। अब स्कूल, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है और एक कंपनी है, हो सकता है कंपनी में हड़ताल करने का अधिकार हो, यूनिवर्सिटी में ना हो। यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट लिखा होगा हड़ताल करने पर रस्टिकेट कर दिया जाएगा, तो रस्टिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये हड़ताल करने का, मोल भाव करने का, तालाबंदी करने का, ये सब अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ना, 19(ग) हो गया। 19(घ), ठीक है, क्या है, यहाँ देखते हैं घ है कि क्या है। घ, ठीक है, 19(घ) का अधिकार देखते हैं। 19(घ) में क्या लिखा है? भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण, कहीं भी आने जाने का। ठीक है,
तो क्या दिया है, यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण करने का अधिकार प्रदान करती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य के में एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है, मतलब आ जा सकता है। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। कारण यह है अधिकार देने का कि भारत सबके लिए एक है, आप कहीं भी रहो, कहीं भी आओ जाओ। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आने जाने की बात की गई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना, मतलब अखंडता को लिए, नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, न कि संकीर्णता को, छोटा नैरो माइंडेड करने के लिए नहीं, बिहारी मद्रासी ये सब करने के लिए नहीं है, इंडियंस करने के लिए कि हम भारतीय हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध फिर से लगा दिया गया है। अब प्रतिबंध क्या है, अब देखो प्रतिबंध 19 घ के ऊपर क्या प्रतिबंध लगा हुआ है। तो 19 घ और अड़ा के ऊपर एक ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, क्या प्रतिबंध है 19 घ और अड़ा पर, देखो 19 एक सॉरी घ और 19 एक अड़ा। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना, अड़ा ही बोलते हैं। इस पर क्या प्रतिबंध है, उक्त खंड के उपखंड घ और अड़ा की कोई बात अगर ये सब होती है अधिकारों का प्रयोग करने पर साधारण जनता के हितों में या किसी, अब इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, साधारण जनता के हितों में। अब इसमें देश की अखंडता प्रभुता नहीं लिखा हो ना, क्योंकि ये ऑलरेडी उस चीज को स्थापित कर रहा है। अगर कहीं आ जा रहे हैं तो ऑलरेडी संप्रभुता और अखंडता को स्थापित कर रहा है, तो इस पर प्रतिबंध उसी आधार पर क्यों लगा सकते हैं। जिस चीज के लिए हमने अधिकार लगाया, अधिकार बनाया है, उसी उसी को आधार नहीं बना सकते ना प्रतिबंध लगाने के लिए। तो इसीलिए देखना, इस प्रतिबंध के अंदर देश की सब में था, लेकिन इसमें नहीं है, भारत की प्रभुता और अखंडता। तो इस 19(5) में क्या है, किस आधार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, साधारण जनता के हितों के लिए या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। दो आधार पर प्रतिबंध लगता है, साधारण जनता के हित या किसी अनुसूचित जनजाति के हित। तो आपने कुछ क्षेत्र देखे होंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, या कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये अधिकार इस बेस पे प्रतिबंधित है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के बेस पे प्रतिबंधित है, अनुसूचित जनजाति के बेस, जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति, एसटी। तो क्या, कौन से प्रतिबंध है, आम लोगों के हित या किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के हित। ठीक है, उसके लिए है। जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों को प्रवेश से क्या होता है, उनकी संस्कृति पर खतरा, उनकी संस्कृति पर असर पड़ता है, संस्कृति पर, भाषा पर, रिवाज पर या जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है, ताकि उनका शोषण ना हो। ठीक है, ताकि उनका शोषण ना हो, क्या पता उनके कुछ ऐसे रिवाज है, कुछ ऐसे वो है जिनका कोई फायदा उठा सके। ठीक है, तो उनका शोषण ना हो, इसलिए प्रतिबंध लगाया कि आप वहां नहीं जा सकते। अगर मना किया जाए तो ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि जहाँ जनजाति रह रहा है वहां जा ही नहीं सकते, अगर मना किया गया है तो नहीं जा सकते। जैसे छत्तीसगढ़ में भी जनजातियां रहती है, मध्य प्रदेश में भी जनजाति रहती है, अनुसूचित जनजातियां, लेकिन वहाँ ये चीजें नहीं है, वहाँ प्रतिबंध नहीं है ज्यादा। लेकिन अगर नागालैंड चल जाओ या वहाँ ज्यादा प्रतिबंध है, क्योंकि कानून के तहत लिख दिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था दी कि किसी वैश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। जो मतलब जो सेक्स वर्कर्स होती है, उनके कहीं आने जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो उनके उनके लिए अधिकार नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह मतलब बहुत नैरो माइंडेड तरीके से जजमेंट दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो मतलब जजमेंट ठीक ही होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि किसी वैश्या के कहीं आने जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किस आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर या नैतिकता के आधार पर। लेकिन नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाना तो ऑलरेडी तो गलत चीज है ना, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, प्रतिबंध तो लगाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अलग से लगाया, संविधान में नहीं है ऐसा कुछ, संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा प्रतिबंध प्रतिबंध क्या है, एक और केस था बॉम्बे हाई कोर्ट का। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर एड्स पीड़ित है, जिस किसी को एड्स हो रखा है, तो उसके वो अगर कहीं आ जा रहा है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ये बोल के कि आपको एड्स है कि मतलब आपको ये बोल के कि किसी को एड्स है, हम आप या इस स्कूल में नहीं आ सकते, या इस हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, या यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते, या इस कंपनी में नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर किसी को एड्स होता है तो कहीं भी नौकरी कर सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है ना, उसको उसको कोई प्रतिबंध नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला गया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था ये सब फालतू है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है उनके ऊपर, अगर एड्स पीड़ित व्यक्ति है, संचरण और कोई कोई प्रतिबंध नहीं है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उसके लिए कर दिया था, सेक्सुअल वर्कर के लिए कर दिया गया था, प्रतिबंध लगाया था। संचरण के स्वतंत्रता के दो भाग हैं, ठीक है। एक तो है कि आंतरिक यानी देश के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, पता नहीं किस में पूछा था, आया था। संचरण के स्वतंत्रता के दो भाग है, आंतरिक और बाह्य। यानी देश में निर्बाध संचरण, देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार, या देश के बाहर घूमने का अधिकार, ठीक है। तथा देश में वापस आने का अधिकार, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, मात्र पहले भाग की रक्षा करता है, दूसरे भाग की रक्षा 21वां आर्टिकल करता है, ठीक है। 19 के अंदर दो भाग हैं, एक तो है कि देश के अंदर या देश के बाहर जाने का अधिकार, देश के अंदर कहीं भी घूमो या देश के बाहर कहीं भी जाओ, ये 19 के एक भाग में है, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट की मतलब व्याख्याओं के बाद आया है, संविधान में नहीं था लेकिन व्याख्याओं के बाद इसको लिखा गया था। तो उसमें क्या था कि 19वें में ये है कि आप देश में कहीं घूम सकते हो या देश के बाहर कहीं जा सकते हो, लेकिन जब देश में वापस आने की बात है तो वो इस 19वें में नहीं है, ठीक है। देश में वापस आने की बात है तो 19वें में नहीं होगा, वो आर्टिकल 21 में आएगा। जब हम 21 पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें आएगा, ठीक है। तो देश में वापस आने का जो अधिकार है वो 19 के अंदर नहीं है, वो 21 के अंदर है। देश में वापस आने का अधिकार 19 के अंदर नहीं है, 21 के अंदर है, क्योंकि उसमें लिख दिया गया है। संविधान में क्या साफ साफ लिखा है, संविधान में एक चीज साफ साफ लिखी थी, अगर सही से पढ़ोगे उसको तो, भारत के राज्य क्षेत्र की बात की गई थी। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण का, तो भारत के राज्य क्षेत्र में मतलब भारत में या भारत से बाहर चले जाओ, अब चले गए, निकल गए, एक बार भारत क्रॉस किया, ये अधिकार खत्म। भारत क्रॉस किया, ये अधिकार खत्म हो गया। आप वापिस आना चाहते हो तो आप बोलोगे नहीं ये अधिकार है मुझे, तो वहां ये नहीं आता, वो 21 के अंदर आएगा, फिर देखना वो 21 में हम पढ़ेंगे कैसे आता है वो, ठीक है। फिर क्या है अगला क्या अधिकार है, निवास का अधिकार, अड़ा। जो सर्वत्र घूमने का अधिकार है उसी के साथ वैसा ही है कुछ, कि निवास का अधिकार, आप कहीं भी घूम सकते हो अड़ा के अंदर, मतलब उसके अंदर, घ के अंदर, और कहीं भी बस सकते हो अड़ा के अंदर। देखो ये क्या है, घ के अंदर क्या है, आवाज, सर्वत्र आवाज संचरण, कहीं भी आ जा सकते हैं। और फिर उसके बाद अड़ा के अंदर क्या है, कहीं भी निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, ठीक है। तो ये अब पढ़ रहे हैं हम ये वाला, कहीं भी बसने का अधिकार है, लेकिन इसमें भी कुछ प्रतिबंध होंगे। निवास का अधिकार 19 एक अड़ा, ठीक है। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार के दो भाग हैं। देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, तात्पर्य है कि आप अस्थायी रूप से रह रहे हो। मतलब मैं अगर मान लीजिए कि कहीं गया, मान लो छत्तीसगढ़ गया, ठीक है, कुछ दिन के लिए गया, एग्जाम देना था मुझे, कोई नौकरी लगी मेरी, इंटरव्यू था, कुछ भी था, अस्थायी रूप से मतलब टेम्पररी चला गया वहां, तो एक तो ये इस तरह से बसना होता है, टेम्पररी बसना होता है। और एक होता है किसी भी हिस्से में जाके बस, मतलब व्यवस्थित रूप से परमानेंट बस जाना, ठीक है। व्यवस्थित होने का अधिकार मतलब आप सेटल हो गए कहीं पे, तो इसका मतलब सेटल कैसे होंगे, या तो आप घर खरीदोगे वहां पे, ठीक है ना, और सेटल हो जाओगे, या फिर रेंट पे लेके सेटल हो जाओगे। तो एक टेम्पररी होता है और एक आपको परमानेंट होता है। ठीक है। तो कैसे आगे पढ़ते हैं इसमें, यह अधिकार देश के अंदर कहीं जाने के आंतरिक अवरोधों को समाप्त करता है। जैसे कि कहीं आने जाने पर आपको अवरोध है तो उसको समाप्त करता है। कैसे, ये राष्ट्रवाद को ये भी प्रोत्साहित करता है और संकीर्ण मानसिकता का महत्व प्रदान नहीं करता। मतलब नैरो माइंडेड को नहीं, आप जैसे बिहारी मद्रासी वाला नैरो माइंडेड होता है ना, उसको हटाता है ये, और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है। आप कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, पहला ये था घ में कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, ये भी बढ़ाता था देश की एकता को। और फिर कहीं भी बच सकते हो आप, पूरा देश आपका है, आप पूरे देश के नागरिक हो, तो आप कहीं भी बच सकते हो। तो ये भी उस तरह से संकीर्ण मानसिकता को खत्म करता है और देश की अखंडता एकता को बढ़ावा देता है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है। राज्य इस अधिकार पर फिर से उचित प्रबंध लगा सकती है। कौन से, जो हमने पढ़ लिए अभी उचित प्रबंध, जो हमने घ के लिए पढ़े थे वही ड़ के लिए थे, 19(5) के अंदर। 19(5) के अंदर क्या थे, प्रतिबंध थे, सेम प्रतिबंध है कि आप आम लोगों के हित और अनुसूचित जनजाति के हित उस क्षेत्र में आप बस नहीं सकते हो, ठीक है। जहां आ ही जा नहीं सकते आराम से, वहां बस कैसे सकते हो, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने फिर वही दो चीजें हैं, ठीक है। कुछ लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगा था, वैश्य और पेशेवर अपराधी, यहाँ पे वैश्य और पेशेवर अपराधी के उस पर लगा दिया था।
ठीक है। और क्या कहा गया कि घूमने का अधिकार और बसने का अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, घूमने कहीं भी निवास करने का अधिकार और घूमने का अधिकार एक दूसरे के पूरक है। मतलब कहीं घूमने का अधिकार है तभी वहां पे निवास करने का अधिकार मिलेगा, और कहीं पे निवास करने का अधिकार है तो मतलब वहां घूमने का अधिकार तो है ही है। ठीक है। उसके बाद क्या है, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है 19 छ। अब देखो बीच में च गायब है, च गायब है, संपत्ति का अधिकार था, च गायब कर दिया गया है। ठीक है, 19 1 च, संपत्ति, इसको 44वें अमेंडमेंट में, संशोधन में, संवैधानिक संशोधन में खत्म कर दिया गया। ठीक है ना। अब छ पढ़ेंगे। छ क्या है, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने और व्यापार शुरू करने का अधिकार है। ठीक है, यह अधिकार बहुत विस्तृत है क्योंकि ये जीवन निर्वहन हेतु आय से संबंधित है। अब अगर आपको काम करने का अधिकार ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे मतलब अपना निर्वाह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, काम करने का अधिकार हो गया। ठीक है, कोई भी व्यवसाय करो, कोई पेशा करो। ठीक है, लेकिन इसको भी प्रतिबंध लगा सकती है। प्रतिबंध कैसे लगा सकती है राज्य, देखते हैं कौन सा प्रतिबंध लगाया है इसने। 19 के 6 में, 19 1 6 के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है 19 6 के थ्रू। क्या प्रतिबंध लगाया है कि 6 में कुछ भी होगा उस पर फिर साधारण जनता के हितों के लिए युक्ति युक्त निर्बंधन, मतलब साधारण जनता के हितों के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं। मतलब एक ही आधार है इसमें, साधारण जनता के हितों के लिए, और फिर वो नीचे उसको डिस्क्राइब कर दिया गया किस तरह से। ठीक है, नीचे डिस्क्राइब कर दिया गया उसको। तो उक्त उपखंड की कोई बात, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार के लिए आवश्यक वित्तीय तकनीकी अर्हताओं से, या राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण के में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग, सेवा नागरिक को पूर्णता, भागता, अपवर्जन या अन्यथा चलाए जाने से। इसको हिंदी में पढ़ते हैं, यहाँ से इधर समझ में नहीं आएगा ज्यादा। मतलब यह है कि आप सभी तरह का नौकरी नहीं कर सकते, कुछ प्रतिबंध है। आप डॉक्टर, ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर की दुकान खोल लोगे। ठीक है, किसी चीज के लिए डिग्री चाहिए होती है सर राज्य द्वारा। ठीक है, प्रतिबंध लगा सकती है कैसे, इसके सॉरी, राज्य जो है सार्वजनिक हित में जाके युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। पहला तो है कि सार्वजनिक हित में प्रतिबंध लगा सकती है। इसके अतिरिक्त और भी प्रतिबंध लगा सकती है। राज्य का क्या अधिकार है कि किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकती है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के प्रतिबंध है। एक में कि अगर राज्य जब चाहे तब कुछ सार्वजनिक हितों में प्रतिबंध लगा सकती है, सार्वजनिक हितों में ध्यान रखते हुए। जैसे अभी क्या हुआ, कोरोना के मामले में क्या हुआ, राज्य ने केंद्र सरकार ने क्या किया, कंपनियां बंद कर दी, व्यापार नहीं करने दिया लोगों को। किस आधार पे किया, सार्वजनिक हित में किया वो। ठीक है, सार्वजनिक हित में जाके वो अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बंद कर दिया। मतलब व्यवसाय बंद कर दिए, कंपनियां, दुकान, मकान, जो भी था सब बंद कर दिया। ठीक है ना। तो कौन सा अधिकार का यूज करते हुए, 19 6 को यूज करते हुए, सार्वजनिक हित में। और इसके अतिरिक्त और दूसरा क्या है कि राज्य कुछ और भी कर सकती है जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, क्या चीजें, किसी पेशे व्यवसाय के लिए राज्य कह सकती है कि आपको ये तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, जैसे डॉक्टरेट के लिए। ठीक है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो राज्य क्या कहेगी, आपको ये डिग्री चाहिए ही चाहिए होगी आपको अपना मेडिकल स्टोर, क्लिनिक खोलने के लिए। या अगर आपको बी फार्मा चाहिए होगा, आपका डी फार्मा या बी फार्मा चाहिए होगा आपको मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। ठीक है, या आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए ही चाहिए आपको सिविल उसमें वो करने के लिए। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में किसी को काम करने के लिए। जैसे आप बीपीएससी का फॉर्म निकलता है, उसमें होता है ना कि किसी तरह की पोस्ट के लिए कुछ तकनीकी योग्यता मांगी जाती है। अगर ये तक ऐसा नहीं होता तो मैं तो कहता नहीं कि अरे मुझे तो काम करने का अधिकार है, सरकार फॉर्म निकाले तो मैं क्यों नहीं भरूंगा, मैं फॉर्म भरूंगा, एग्जाम लो मेरा, मैंने डिग्री ली है कि नहीं उससे क्या मतलब, मेरा एग्जाम लो, मैं पास हो जाऊंगा तो नौकरी करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, सरकार हर जगह पे कुछ लिमिटेशन और डिग्री तकनीकी योग्यता मांगती है। ठीक है ना। जैसे आप अगर क्या करोगे, आप अगर जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म भरते हो, मैकेनिकल असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म भरते हो बीपीएससी के थ्रू, तो क्या बोलती है कि हाँ आपको मैकेनिकल इंजीनियर बीटेक होना चाहिए।
ठीक है, या पटना पीएमसीएच में अगर कोई वैकेंसी निकलती है डॉक्टर की, तो क्या मांगता है, डिग्री होनी चाहिए। तो तकनीकी योग्यता क्या यहाँ पे जरूरी कह सकते हैं, जरूरी चाहिए हमको। उसके बाद क्या कर सकती है, किसी व्यापार व्यवसाय उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। ठीक है, किसी व्यापार व्यवसाय उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। अच्छा, राज्य स्वयं जारी रख सकता है। ठीक है, राज्य किसी से उद्योग या सेवा को जारी वो खुद भी उसको कर सकता है। ठीक है ना। इस प्रकार जब राज्य किसी व्यापार व्यवसाय उद्योग पर अपना एकाधिकार जताता है, तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों या राज्य के लिए अपने एकाधिकार को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगर राज्य किसी व्यापार पर एकाधिकार जताता है, तो उसमें प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों और राज्य में के लिए अपने एकाधिकार को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती उसको। ठीक है, इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग। कोई भी अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है इसके अंदर। व्यापार के अंदर आप व्यापार कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी व्यापार कर सकते हो। महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक विस्फोटक वहां पे उसका व्यवसाय करना, राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है और इनके संचालन के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर सकता है। ठीक है, ऐसा इसको एक बार रिपीट करना है इसको। 19वां यहाँ खत्म हो जाता है आपका, और इसको आप पढ़ना। आर्टिकल 20 के अंदर अब आता है। आर्टिकल 20 के तहत क्या है, आर्टिकल 20 में क्या दिया गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि मतलब दोष को सिद्ध करना है। ठीक है, कोई अपराध किया है और दोष सिद्ध करना, उसके संबंध में संरक्षण दिया गया है। सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के संबंध में ये भी संरक्षण है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा, तब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा, जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित नहीं है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, या किसी अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीनता आरोपित की जा सकती है। पहला क्या है कि कोई भी ऐसे इंसान को अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा किसी काम के लिए जिस काम को अपराध माना ही नहीं गया कानून में तब तक। मान लीजिए आज का डेट है, आज है 16 अक्टूबर। ठीक है, आज तक अगर ये है कि आज की डेट में अगर मान लीजिए आज तक ऐसा कोई कानून अगर नहीं बना है कि मान लो कोई भी चीज उठा लो, जैसे चाय पीना अपराध है। ठीक है, आज तक 16 अक्टूबर तक कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर चाय पीना अपराध है तो इससे पहले मैंने अगर चाय पिया होगा तो मेरे को दंडित नहीं करता। हाँ, आज अगर कोई कानून बना है ना आज, तो उसके लिए अपराध भी आज ही से लागू होगा। आज के बाद अगर कोई चाय पिएगा तो हाँ अपराधी होगा। जब जिस दिन अपराध नहीं है वो, जब तक उसके लिए कोई कानून नहीं है, उस कानून में उस अपराध को अपराध नहीं माना गया है, तब तक उसको दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कानून में कोई अपराध अपराध नहीं लिखा गया है, कोई कार्य को अपराध नहीं बताया गया है, किसी कानून में किसी कार्य को अगर अपराध नहीं बताया गया है और बाद में बताया गया है, तो उसको पहले अगर वो कार्य किया गया होगा, वो कानून बनाने के पहले किया होगा वो कार्य, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए मर्डर में किसी ने मर्डर किया, लेकिन कानून में मर्डर अपराध नहीं माना जाता था, आज माना जाता है अपराध, तो आज से पहले अगर मर्डर किया गया होगा तो कानून वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, जिस दिन वो कानून बना उस दिन के बाद वो अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले में क्या है कि कोई पूर्व पद पर पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं बनेगा। पूर्व पद मतलब रेट्रोस्पेक्टिव बोला जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव कोई कानून नहीं माना जाएगा। मतलब पीछे पीछे से कानून आज बनाया ना कानून, तो पीछे से क्यों माना जाएगा इसको। 16 अक्टूबर को कानून बना है और अपराध मान लो कार्य मैंने 10 अक्टूबर को किया था, कानून 16 अक्टूबर को बना है। समझे, मैंने कोई कार्य 10 अक्टूबर को किया था। हाँ, ये पॉइंट आप एक बार और बताए थे। ठीक है ना, मान लीजिए मैंने कोई कार्य 10 अक्टूबर को किया और उस कार्य को 16 अक्टूबर को अपराध माना गया, तो मैं अपराधी नहीं रहूंगा ना उसमें, क्योंकि मैंने वो तो 10 अक्टूबर को कर लिया था, उस समय तो अपराध था नहीं वो। ठीक है, तो आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, ठीक है, दोनों के लिए। म्यूट कर देना, टीवी चल रहा है। ठीक है, आवाज आ रहा था। तो आर्टिकल 20 में क्या लिखा है, किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, ये दोनों के लिए है, या कंपनी हो या परिषद हो, कानूनी व्यक्ति
परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण देता है। अगर मोटा मोटा पढ़ा जाए तो ये है, ठीक है ना। अगर आर्टिकल 20 को मोटा मोटा पढ़ा जाए तो वो संरक्षण देता है मनमाने और अतिरिक्त, ना तो किसी को मनमाने रूप से दंडित किया जा सकता है, ना ही सजा से ज्यादा दंडित किया जा सकता है। जितनी सजा है उससे ज्यादा दंडित किया जाए, तो मोटा मोटा है। लिखा क्या गया है संविधान में, 19 के 1 में लिखा गया है कि कोई पूर्व पद प्रभाव ने कानून नहीं हो, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने समय जो अपराध के रूप में आरोपित ना हो, किसी प्रवृत्त विधि का, मतलब वही लिख दिया गया है जो भी था, अतिक्रमण नहीं किया है, या उसके अधिक सस्ती का भागी नहीं है, या उस अपराध किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। मतलब जो कानून पहले बना हुआ नहीं था, उसके अतिरिक्त मैंने कोई ऐसा कार्य किया जो कानून में नहीं था पहले, तो मेरे को रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं दोषी डाला सकता। अगर 16 अक्टूबर को कानून आया है तो 16 अक्टूबर से गिनो उसको। ठीक है। दूसरा क्या है, आर्टिकल 20 के 2 में क्या लिखा गया है, दोहरी क्षति नहीं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार आयोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एक ने अपराध किया, मर्डर किया, तो उसको 2 बार उसको सजा नहीं दे सकते। ठीक है, 2 बार सजा नहीं दे सकते। हाँ, अगर मान लीजिए मैं एक सरकारी कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, मैंने एक मर्डर किया, मान लीजिए मैं एक सरकारी कंपनी में काम करता हूँ, मैंने एक मर्डर किया, तो मेरे को 2 तरह के दंड मिलेंगे अभी। एक तो सरकारी कंपनी मेरे को निष्कासित कर देगी, वो भी मेरे लिए दंड है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा ना जज को कि मेरे को तो एक बार दंड मिल चुका है तो दोबारा मेरे पे क्यों केस चला रहे हो। आर्टिकल 20 में लिखा गया है कि एक ही बार दंड मिलेगा एक सजा का, तो मेरे को तो दंड मिल गया, मेरे को तो निकाल दिया नौकरी से उन्होंने इसी आधार पे, और निकाला भी इस आधार पे कि मैंने मर्डर किया है। तो क्या मेरे को कोर्ट सजा देगा मर्डर के लिए, देना चाहिए उसको, क्या सजा देना चाहिए मेरे को, क्यों नहीं देगा। वो एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका प्रशासनिक मामला था कंपनी का,